हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपन ने लास्ट क्लास में बच्चों कोणीय संवेग पढ़ा था और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोणीय संवेग कब उत्पन्न होता है, क्या होता है और कोणीय संवेग या पृथक्करण एस की कपलिंग जो युग्मन है वो कौन कौन से तरीके से होता है। उसमें दो युग्मन बताए थे मैंने आपको, कक्षीय के लिए और पृथक्करण के लिए एलएस युग्मन, और दूसरा बताया था जेजे युग्मन। एलएस युग्मन और जेजे युग्मन, दोनों युग्मन मैंने आपको बता दिए थे। आज की क्लास में बच्चों अपन बात करेंगे नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम की। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? देखो, जब कोई आवेशित कण किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसकी कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब कोई आवेशित कण किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो कक्षीय गति के कारण क्या होता है? आवेशित कण की कक्षीय गति के कारण आवेशित कण की कक्षीय गति के कारण क्या होता है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण, एक तो कोई भी कण जब कक्षीय गति करता है तो उस कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, यह चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों? कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। ये जो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण किसके? कोणीय संवेग के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। इसके अलावा यदि कोई आवेशित कण में नेज कोणीय संवेग, अर्थात यदि किसी आवेशित कण में नेज कोणीय संवेग या नेज कोणीय संवेग को मैं क्या कहूँ? पृथक्करण। यदि किसी आवेशित कण में नेज कोणीय संवेग या पृथक्करण उपस्थित है तो उससे संबंधित भी क्या? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। नेज कोणीय संवेग या पृथक्करण उपस्थित है तो इस नेज कोणीय संवेग के कारण या पृथक्करण के कारण भी इसके संगत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उपस्थित है। तो इसके संगत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों? ये इस कोणीय संवेग या पृथक्करण के समानुपाती होता है, और यह चुंबकीय आघूर्ण इस कोणीय संवेग या पृथक्करण के समानुपाती होता है। यानी बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण, एक तो किसी कण में कोई भी कण कक्षीय गति करता है तो इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय आघूर्ण इसके कोणीय संवेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई भी कण जब कक्षीय गति करता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और कितना होगा? जितना उसमें कोणीय संवेग उपस्थित होगा उसके समानुपाती ये
चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसी प्रकार यदि किसी कण में नेज कोणीय संवेग अर्थात प्रचक्रण उपस्थित है तो इसके संगत भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय आघूर्ण इसके कोणीय संवेग या यह चुंबकीय आघूर्ण इसके कोणीय संवेग या प्रचक्रण के समानुपाती होता है। नेज कोणीय संवेग या इसके प्रचक्रण के समानुपाती होता है। अतः किसी भी नाविक की बात करें अपन तो या मैं कहूँगी बहुत से नाविकों में प्रचक्रण या कोणीय संवेग होता है। अतः जिन नाविकों में कोणीय संवेग या प्रचक्रण होता है उनमें क्या चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित होगा। अर्थात जिन नाविकों में प्रचक्रण उपस्थित होता है, भाई बहुत से नाविक ऐसे होते हैं जिनमें स्पिन या प्रचक्रण उपस्थित होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जिनमें प्रचक्रण होता है तो उसके संग चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो उन सभी नाविकों में जिन नाविकों में प्रचक्रण उपस्थित होता है उनमें चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित होगा। यह चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित होता है। तो सबसे पहली बात, चुंबकीय आघूर्ण नाविकों में कब होता है या कहाँ होता है, ये मैंने बताया कि आवेशित कण की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। इसी प्रकार किसी आवेशित कण में यदि प्रचक्रण या नेज कोणीय संवेग उपस्थित है तो उसमें भी चुंबकीय आघूर्ण होगा और यह चुंबकीय आघूर्ण इसके कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। और बहुत से मैं इससे कह सकता हूँ कि जिन नाविकों में प्रचक्रण या नेज कोणीय संवेग होता है उनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण किस पर बच्चों, प्रचक्रण या कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। और जिन नाविकों में ये प्रचक्रण या कोणीय संवेग होता है उनमें चुंबकीय नाविक भी उपस्थित होता है। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मापन नाभिकीय मैग्नेट्रॉन के गुणक के रूप में किया जाता है। यानी इसका मापक क्या है बच्चों, इसका मात्रक है नाभिकीय मैग्नेट्रॉन, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कह सकते हैं अपन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है बच्चों, नाभिकीय मैग्नेट्रॉन, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मापन नाभिकीय मैग्नेट्रॉन के गुणक के रूप में किया जाता है। और एक नाभिकीय मैग्नेट्रॉन म्यू एन बराबर होता है ई एच क्रॉस एक म्यू एन इक्वल टू होता है बच्चों, म्यू एन मतलब क्या है, म्यू एन मैग्नेट्रॉन को अपन मैग्नेट्रॉन को शो करते हैं म्यू एन के द्वारा। तो एक मैग्नेट्रॉन बराबर होता है ई एच क्रॉस अपॉन 2mp। बच्चों यहाँ ई क्या है, यहाँ ई है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अपन जानते हैं एच क्रॉस, अपन जानते हैं एच अपॉन 2 mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये भी अपन जानते हैं। तो ये ई एच क्रॉस अपॉन 2mp किसके बराबर होता है बच्चों, एक मैग्नेट्रॉन के बराबर होता है। और इस मैग्नेट्रॉन मात्रक के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। नाभिक के न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन या चुंबकीय आघूर्ण और नाभिकीय कोणीय संवेग के अनुपात को नाभिकीय जी गुणक कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात भी एक फैक्टर कहलाता है, जी गुणक फैक्टर। देखो अभी तक मैंने बताया कब ये उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण, जब किसी नाविक में क्या हो, कोणीय संवेग या प्रचक्रण हो, तो उसकी संगत ये क्या होगा, उत्पन्न होगा।
इसका मात्रक क्या होगा, मैग्नेट्रॉन होगा। मात्रक में एक मैग्नेट्रॉन बराबर EH क्रॉस अपॉन क्या होता है, 2mp। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके जी फैक्टर, जी गुणक की। तो जी गुणक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण और नाभिकीय कोणीय संवेग का अनुपात। क्या कहलाता है बच्चों, जी गुणक कहलाता है। जी फैक्टर या जी मल्टीप्लायर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण तथा नाभिकीय कोणीय संवेग के अनुपात को अपन क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय जी गुणक या जी गुणक कहते हैं। इसको नाभिकीय जी गुणक या जी गुणक कहते हैं। मतलब क्या है, चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग या नाभिकीय कोणीय संवेग, इन दोनों का रेशियो या अनुपात किसके बराबर होगा, नाभिकीय जी गुणक के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण और जी गुणक की परिभाषा पढ़ी, कब उत्पन्न होता है ये पढ़ा। अब ये कितना उत्पन्न होता है, मैग्नेट्रॉन के रूप में होता है। और उस मैग्नेट्रॉन का अपन मान निकालने की बात करें तो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के लिए हम जानते हैं कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं बच्चों, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाभिक में धनावेश विद्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन की भांति प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाते हैं, यानी चक्रण करते हैं, ये विद्यमान होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की भांति ही प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भी कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष के परितः चक्रण करते हैं। अपने अक्ष के परितः क्या करते हैं बच्चों, ये चक्रण करते हैं। यानी ये अपने अक्ष के चारों ओर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक में क्या हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है या पाया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप इस अक्षीय गति के कारण या अक्ष के चारों ओर जो ये प्रचक्रण या चक्रण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो पहले आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी स्थितियों में या कोणीय संवेग के समानुपाती होता है, प्रचक्रण विद्यमान होता है, नैज कोणीय संवेग वहाँ भी उसके भी समानुपाती होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि अपन नाभिक की बात करें, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। कितना होता है, कैसे होता है, मैं अब इसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष के परितः क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है या पाया जाता है। माना एक Q आवेश का कण R त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन ने माना एक Q आवेश का कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। यानी इसका आवेश कितना है, माना इसका आवेश है Q, और जिस पथ में ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है उसका जो त्रिज्या है वो है R। अतः एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा बच्चों,
अतः इसको एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय t कितना होगा बच्चों? एक चक्कर लगा रहा है यानी समय निकाल रहे हैं अपन। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे बेग। भाई बेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे बेग। और दूरी कितनी हो जाएगी? आर त्रिज्या में के पथ में लगा रहा है तो उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी 2 पाई आर, और वेग v है। तो ये हो गई बच्चों t बराबर 2 पाई आर अपॉन v। इतने समय में क्या कर लेगा? ये चक्कर पूरा कर लेगा। यानी एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा? 2 पाई आर अपॉन v। अतः इतने समय में इससे प्रवाहित धारा कितनी होगी? इसको मान लिया समीकरण 1। तो इस एक चक्कर पूरा करने में लगे समय या इतने समय में इससे प्रवाहित धारा, धारा की बात करें अपन बच्चों, इतने समय में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है बच्चों? आवेश बटे समय Q अपॉन T। और समय का मान अपन ने निकाल लिया बच्चों कितना? 2 पाई आवर अपॉन v। यानी इतने समय में इससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? Q अपॉन T के बराबर। इसका मान रखें तो Q अपॉन T का मान क्या है? 2 पाई आर अपॉन v ऊपर चला जाएगा। यानी I बराबर क्या बचा? QV अपॉन 2 पाई आर। समीकरण दे दिया इसे अपन ने 2। I का मान इतने समय में इससे प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया बच्चों? QV अपॉन 2 पाई आर। इतने समय में इससे प्रवाहित धारा अपन ने ज्ञात कर ली। अतः धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण न्यू बराबर क्या होगा? अतः धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है वो धारावाही लूप चुंबकीय बाइपोलर द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा बच्चों? म्यू बराबर I इंटू ए के बराबर होगा। अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर धारा इंटू क्षेत्रफल। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला I इंटू ए के बराबर। I का मान अपन ने निकाल लिया है कितना है बच्चों? समीकरण 2 से QB अपॉन 2 पाई आर। वृत्ताकार पथ पर आवेश गति कर रहा है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों? ये बचा QV आर अपॉन 2। यही बचा म्यू बराबर QV आर अपॉन 2। क्या बचा? चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर QV आर अपॉन 2। इसको दे लो आप समीकरण नंबर 3। ये चुंबकीय आघूर्ण का मान आ गया बच्चों। धारावाही लूप को अपन ने क्या मान लिया? जब द्विध्रुव बाइपोलर चुंबकीय बाइपोलर मान लिया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया? QB आर अपॉन 2। अब बोर के अनुसार, जो बोर ने अपनी सिद्धांत दिया था वृत्ताकार गति के लिए, उसने बताया था क्या कि इसकी जो वृत्ताकार गति करने के लिए, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए MV R बराबर किसके होना चाहिए? NH अपॉन 2 पाई के अनुसार बराबर होना चाहिए। यानी बोर के अनुसार MV R इक्वल टू क्या होना चाहिए?
NH अपॉन 2 पाई। MVR बराबर क्या होना चाहिए बच्चों? NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। हाँ, इससे VR का मान निकालूं मैं तो VR बराबर क्या हो जाएगा? NH अपॉन 2 पाई M। समीकरण नंबर 4। M का इधर भाग दे दिया अपन ने, और बच्चों क्या बच गया इससे? NH VR बराबर NH अपॉन 2 पाई M। इसका मान अपन ने बच्चों समीकरण 3 में भाग दिया अपन ने। किसका? समीकरण 3 और 4 से अपन बात करें। समीकरण 3 और 4 से बात करें तो इसके अनुसार म्यू बराबर क्या होगा? आप देखो यहाँ से QBR अपॉन 2, क्या म्यू का मान आ रहा था, और BR का मान यहाँ क्या है? NH अपॉन 2 पाई M। तो VR का मान रखो। समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं अपन? समीकरण 3 व 4 से भाई बोर के अनुसार MBR बराबर NH अपॉन 2 पाई के होता है। 3 बराबर म्यू बराबर QBR अपॉन 2 था 3 में, तो 3 और 4 से म्यू बराबर Q, और BR की जगह अपन ने क्या रख दिया? NH अपॉन 2 पाई अपॉन में 2 इसका इंटू 2। देखो Q की जगह Q अपॉन 2, VR की जगह NH अपॉन 2 पाई। क्यों आ गया बच्चों? म्यू बराबर Q N H अपॉन 4 पाई। ये आ गया। म्यू बराबर क्या आ गया? Q N H अपॉन 4 पाई। यानी म्यू का मान अपन ने Q N H अपॉन 4 पाई के बराबर आ गया। प्रोटॉन के लिए अपन बात करें बच्चों तो म्यू N की बात करें तो ये किसके बराबर होगा? इसका प्रोटॉन के लिए आवेश की बात करें तो Q किसके बराबर होगा? Q होगा बच्चों, प्रोटॉन के लिए अपन बात करें देखो म्यू बराबर क्या था? QBR अपॉन 2, और VR बराबर क्या निकाल लिया अपन ने? NH अपॉन 2 पाई M। तो QVR अपॉन 2, तो Q अपॉन 2 तो अपन ने सेम रख दिया, और बच्चों VR की जगह NH अपॉन 2 पाई M आएगा ना, तो यहाँ M भी आएगा। 2 पाई M इंटू 2 होगा, ये होगा ना। NH अपॉन 2 पाई M आएगा BR की जगह, तो ये क्या आ गया? 4 पाई M आएगा यहाँ। तो प्रोटॉन के लिए बात करें तो प्रोटॉन के लिए Q बराबर क्या होगा? प्रोटॉन का आवेश Q बराबर प्लस E के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। N की जगह N, H की जगह H, और 4 पाई कांस्टेंट है। M बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन के लिए Q बराबर E और M बराबर MP। तो एक म्यू N म्यू मैग्नेट्रॉन के लिए लिखने से म्यू N बराबर क्या होगा? ये Q की जगह E N H अपॉन 4 पाई MP, या प्रोटॉन के लिए म्यू P लिख सकते हो आप इसे। तो प्रोटॉन के लिए अपन क्या लिखेंगे इसे? E N H अपॉन 4 पाई MP। N बराबर 1 के लिए अपन बात करें बच्चों तो म्यू N बराबर 1 के लिए इसे म्यू N लिख लो। N अपन नंबर ले लें तो N बराबर 1 के लिए लें तो म्यू 1, पहले के लिए म्यू 1 क्या होगा? N बराबर 1 यानी EH अपॉन 4 पाई MP। प्रथम चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी म्यू 1 का मान किसके बराबर होगा? EH अपॉन 4 पाई MP। और इसी को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसे अपन नाभिकीय मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ये अपना नाभिकीय मैग्नेट्रॉन का अपन ने बेसिकली मान ज्ञात करना बताया। इसमें मैंने आपको बताया
कि अपन वृत्ताकार गति के लिए किस प्रकार से जब ये गति करता है तो जो धारावाही लूप है ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और चुंबकीय आघूर्ण का मान म्यू बराबर आई ए से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका मान बच्चों आई का मान अपन ने निकाल लिया। आई बराबर कैसे निकाला, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय टी निकाला पहले अपन ने। टी बराबर कैसे निकाला बच्चों, बेग बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे बेग। और बच्चों दूरी 2 पाई आर के बराबर, वृत्ताकार गति कर रहा है तो 2 पाई आर परिधि के बराबर दूरी होगी और बेग को अपन ने v मान लिया। ठीक है, तो उससे अपन ने टी निकाल लिया और टी निकालने के बाद अपन ने प्रवाहित धारा निकाली। धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी निकाला, उससे आई का मान आ गया और वो आया क्या बच्चों, क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। आई आ गई तो इससे चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया आई ए के द्वारा, या क्यू बी आर अपॉन 2। अपन जानते हैं बोर के अनुसार एम बी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई। इससे अपन ने ये मान रखा तो वी आर का मान निकाल लिया और वी आर का मान अपन ने जब निकाल लिया तो इस वी आर का मान कहाँ रख दिया, इस म्यू में रख दिया। और इस म्यू से फिर अपन ने म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण का मान क्यू एन एच अपॉन 4 पाई एम डिक्लेयर कर दिया। और प्रोटॉन के लिए बात करें बच्चों तो प्रोटॉन के लिए अपन जानते हैं आवेश प्रोटॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के धनावेश के बराबर। और द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एमपी। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें सांकेतिक रूप में लिखा रहा हूं तो इसे एमपी के द्वारा डिनोट कर दें। यहाँ भी ई, इसका मैंने आवेश नहीं लिखाया आपको, केवल सांकेतिक रूप लिखाया है। तो इससे म्यू एन बराबर ई एन एच अपॉन 4 पाई एम आ जाएगा। एन के एन बराबर 1 के लिए म्यू 1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ई एच अपॉन 4 पाई एम पी। और इसे अपन क्या कहते हैं, इसे नाभिकीय मैग्नेट्रॉन कहते हैं। और इसका मान होता है बच्चों कितना, इसका मान होता है 5.05 गुना 10 की घात माइनस 27, यानी 5.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ये किसका मान होता है बच्चों, इसका मैग्नेट्रॉन का मान। प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन यहाँ पे इसको रख के सॉल्व करें अपन तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा नाभिकीय मैग्नेट्रॉन। यहाँ आप एक चीज़ और कर सकते हो, देखो नाभिकीय मैग्नेट्रॉन ई एच अपॉन 4 पाई एम पी के बराबर हो गया। एच क्रॉस बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। बच्चों यहाँ एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस लिख दूँ तो इससे म्यू 1 बराबर, देखो म्यू 1 बराबर क्या होगा, म्यू 1 बराबर ई एच क्रॉस अपॉन 2, तो यहाँ से 2 पाई तो गया तो 2 एम पी बचेगा। कंफ्यूज मत होना कि सर ने मुझे इसी को अपन म्यू एन द्वारा दर्शाया था मैग्नेट्रॉन के लिए, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने पहले ई एच क्रॉस अपॉन 2 एम पी बताया, अब बता रहे हैं ई एच अपॉन 4 पाई एम पी। दोनों एक ही बात है क्योंकि एच क्रॉस बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। पहले एच क्रॉस के रूप में लिखाया था ये मैंने, और ये एच के रूप में अपन ने फाइंड आउट किया कि ये मान होगा। और इसका जो मान आएगा ये कितना आएगा, 5.05 इंटू 10 की घात माइनस 27 जूल टेस्ला। 5.05 इन 10 टू पावर माइनस 27 जूल टेस्ला इसका मान आएगा मैग्नेट्रॉन का। आज की क्लास में अपन चुंबकीय आघूर्ण को ही पढ़ पाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्णों के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। और वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, एकल ध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव आघूर्ण और अष्टध्रुव आघूर्ण, इन रूपों में अपन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।